Greetings friends and a very warm welcome to you all to Inspire Civil. So today, as part of our continuing lecture series on the constitutional bodies, we're going to take up another very important constitutional bodies, which is the Finance Commission. Now, as far as the Finance Commission is concerned, the Article 280 of the Indian Constitution deals with the Finance Commission, that is the constitution of the Finance Commission, its powers, the appointment of the members and its functions. All things have been discussed in the single article. It doesn't have any sub clauses. So a single article, Article 280, deals with the composition of the Finance Commission and as well as its functions. तो जहाँ तक बात है Finance Commission की, फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है आफ्टर एवरी 5 years, राइट. इट इज़ बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी 5 years, राइट. अभी जो रिसेंटली कंक्लूड या रिसेंटली जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट 2015 में आई, तो अब जो नई बॉडी है उन्होंने 2020 तक की रिकमेंडेशंस दी है. तो नया फाइनेंस कमीशन जो है वो अब 2020 में आएगा, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा 2015 में और 2020 में अपनी रिपोर्ट जो है वो देगा. ठीक है जी. तो ये जो फाइनेंस कमीशन है, इट सिट्स एज ए क्वासी जुडिशियल, इट्स ए क्वासी जुडिशियल बॉडी. नाउ व्हाट इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी? क्वासी जुडिशियल बॉडी जो होती है, ये बेसिकली इनका काम जो होता है जुडिशियल ही होता है, जुडिशियल इन नेचर होता है. इनके पास पावर्स कोर्ट के होते हैं, बट देन जो फॉर्मल एक कोर्ट जैसे काम करता है वैसे काम नहीं करते. जैसे कोर्ट में लॉयर्स होते हैं, कोर्ट में जजेस होते हैं, यहाँ पर इनका जो उनको पावर है, दे हैव गॉट द पावर्स लाइक Finance Commission has got powers to impose the attendance or to basically bring to its जो भी डिटेल्स है ये डिफरेंट पब्लिक ऑफिस से मांग सकती है. सो इट हैज़ गॉट जुडिशियल पावर्स बट देन नॉट द फुल जुडिशियल पावर्स, राइट. सो एज फार एज फाइनेंस कमीशन इज कंसर्न, इसमें कंपोजिशन की जहाँ तक बात है, तो कंपोजिशन जहाँ तक बात है कंपोजिशन की, कंपोजिशन में फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है. ठीक है जी, एक चेयरमैन होता है एंड देयर आर अदर 4 members, और 4 members होते हैं, राइट. बट here one thing has been made clear that those who are appointed for the for the membership or for the chairmanship should possess certain qualifications, right. And apart from that, ये जो chairman है या बाकी जो members है, they are all appointed by president, right. इनको president appoint करता है, right. They are appointed by the president and they are not barred or they are basically eligible for reappointment. तो मतलब जैसे कि बाकी जो कमीशंस है, जैसे हमने रिसेंटली बात की अबाउट द इलेक्शन कमीशन, वहाँ पर तो वो फिर से काम कर सकते हैं, फिर से उनके ऊपर कोई बार नहीं लगाया गवर्नमेंट ने काम करने के लिए, यानी कि वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में फिर से ज्वाइन कर सकते हैं. बट कैग के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा कि कैग के ऑफिस में क्या होता है कि दैट द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ द कैग इज़ नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अगेन. और यहाँ पर भी ऐसा कोई बार नहीं है. यहाँ पर भी जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स है, दे आर एलिजिबल और दे आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट अगेन. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ऑथराइज किया हुआ है कि वो डिटरमाइन करे क्वालिफिकेशंस जो होती है मेंबर्स जो कमीशन के हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस को वही डिटरमाइन करेंगे और वो किस तरीके से इनको सेलेक्ट करे. तो अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने स्पेसिफाई कर रखी है क्वालिफिकेशंस जो कि चेयरमैन और मेंबर ऑफ कमीशन के होंगे. जो चेयरमैन जो होगा, चेयरमैन ही शुड बी अ पर्सन who has got experience in the public affairs, right. he should have chairman जो है, right, he should possess or he should have experience in the public affairs, right. he should have voids और उसको जो है एक्सपीरियंस होने चाहिए पब्लिक मैटर्स के अंदर, राइट. और उसके बाद जो बाकी के 4 मेंबर्स है, एक जो है वो होना चाहिए जज ऑफ ए हाई कोर्ट और जो क्वालिफाइड हो टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट. सो 1 शुड बी मेंबर्स, 4 मेंबर्स, जज और 1 who is qualified to be a judge, राइट. एक तो वो हो गया. अब दूसरा जो है, दूसरा मेंबर होना चाहिए वो बंदा जो who has got specialized knowledge of finance and accounts, right. specialized knowledge of finance and accounts, right. एक और बंदा जो है वो इस फील्ड से होना चाहिए. तीसरा बंदा जो होना चाहिए, a person who should have a wide experience in the financial matters and administration. तो financial matters और administration में experience, right.
and the fourth one should basically should be a person who should have the spatial knowledge of economics, right? तो ये रहा मतलब ये तो रहा कंपोजिशन का सवाल। कंपोजिशन में एक चेयरमैन होगा, 4 मेंबर्स होंगे, और इसके अलावा then there are the functions of the finance commission. Now functions of the commission, as far as the functions of the commission are concerned, तो finance commission basically recommendation देता है president of India को in matters के ऊपर। पहला, distribution of the net proceeds of taxes to be shared between center and states, like distribution of net proceed। net proceeds का मतलब होता है एक तो टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, पहला तो इनका ये रोल है। दूसरा रोल जो है वो है प्रिंसिपल्स जो कि गवर्न करने चाहिए कि ग्रांट्स इन एड जो है वो सेंटर मतलब क्या दे, स्टेट्स सेंटर से क्या जो ग्रांट्स इन एड है वो क्या मिलने चाहिए, मतलब जो कौन से प्रिंसिपल्स जो है वो गवर्न करने चाहिए एज फार एज ग्रांट्स इन एड इज कंसर्न्ड, राइट। काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर ग्रांट्स इन एड को रखा गया है, जैसे डेमोग्राफी होती है, ठीक है जी, जैसे डेमोग्राफी होती है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन होता है, फॉरेस्ट कवर होता है, ये सारे प्रिंसिपल्स उन्होंने रखे हुए। जैसे पिछला जो फाइनेंस कमीशन है उन्होंने फ्लैट 42% डेवोल्यूशन जो थी वो रिकमेंड करी थी, जो वाई रेड्डी के अंडर फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसी तरीके से तीसरी फंक्शन जो होती है इनकी वो ये है कि कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं ताकि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट हो वो ऑगमेंट हो, ऑगमेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, सो दैट वहाँ से फाइनेंसेस जो है वो निकल के पंचायत के लिए जाए या बाकी जो एजेंसीज है उनके लिए चला जाए। और चौथा जो फंक्शन है, कोई भी मैटर जो कि उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है या कोई भी मैटर जो उसको रेफ़र किया जाता है प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट जो है उसको रेफ़र करता है, प्रेसिडेंट इसको सर्टेन मैटर्स रेफ़र करता है, जैसे कि डिज़ास्टर रिलीफ के लिए जो फंड होता है वो कहाँ से आएगा, वो किधर जाएगा। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कि प्रेसिडेंट उनको बोल सकता है कि आप इनके ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आप इनके ऊपर भी बातें, आप इनके ऊपर भी एक तरीके से अपना फैसला दो कि किस क्या प्रिंसिपल्स इनको गवर्न करने चाहिए। तो पहला चीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, यानी कि टैक्स कलेक्शन, टैक्स जो इम्पोज होता है प्लस जो कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन होता है, जैसे सैलरीज लगती है, जो बाकी रिम्बर्समेंट्स होते हैं, रिफ्रेशमेंट वगैरह उनको देना पड़ता है, तो टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन इज नेट प्रोसीड। और नेट प्रोसीड जो है वो किस तरीके से स्टेट्स और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहला तो ये। दूसरा, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है वो ग्रांट इन एड को एक तरीके से कवर करते हैं, तो दे आल्सो लुक एट देम। अब प्रिंसिपल जैसे हमने अभी कहा, डेमोग्राफिक्स एक स्टेट का के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो मतलब फंड्स देने हैं वो क्या देने हैं, मतलब ग्रांट्स इन एड सभी स्टेट्स के लिए सेम नहीं होता, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग डेवलपमेंट के इंडेक्स पे फंड्स जो है वो दिए जाते हैं। जैसे डेमोग्राफिक्स कंसिडरेशन में लिया जाता है, फॉरेस्ट कवर कंसिडरेशन में लिया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये ग्रांट इन एड जो है वो डिफाइंड होता है या डिपेंडेंट होता है। तो ऑगमेंटेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ताकि वहाँ से जो फंड्स है वो रेवेन्यू फंड्स जो है वो पंचायत के लिए जाए, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एज फार एज द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज कंसर्न। फर्दर प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट इनको मतलब फंक्शंस जो है वो दे सकते हैं ताकि ये फर्दर एक तरीके से जो है और भी जो फंक्शंस है उनको सौंपी जाती है, जैसे स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड या डिज़ास्टर रिलीफ फंड में कैसे डेवोल्यूशन हो, किस तरीके से किस कंपोनेंट में वो इंक्लूड किए जाए, कंटिजेंसी फंड में, पब्लिक अकाउंट में, कहाँ पर इनको इन फंड्स को एडजस्ट किया जाए, किस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो कमीशन जो है ये अपनी रिपोर्ट जो है ये सबमिट करता है बिफोर प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउसेस के बीच में या दोनों हाउसेस को वो देते हैं। अब यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो ये फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन बेसिकली एडवाइजरी रोल है फाइनेंस कमीशन का। तो फाइनेंस कमीशन जो है उनकी जो रिकमेंडेशंस है वो एडवाइजरी होती है, वो बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट के ऊपर।
तो इसके लिए जो यूनियन गवर्नमेंट है वो फिर उनके ऊपर है कि वो इम्प्लीमेंट करेगी ये रिकमेंडेशंस, और वो मनी जो है वो जाएगा वहाँ से स्टेट्स के लिए कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो इनके जो रिकमेंडेशंस होती है वो एडवाइजरी होती है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके डॉक्टर पीवी राजा मन्नार ने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि कॉसी जुडिशल है नेचर, जिसका नेचर की कॉसी जुडिशल है, तो उसकी जो रिकमेंडेशन है इतनी बेदर्दी से उनको टाला नहीं जाना चाहिए। इट शुड बी ग्रांटेड इट्स ड्यू बेसिकली, जो भी स्टेटस है वो मतलब लेना चाहिए एक तरीके से। इन रिकमेंडेशंस को ड्यू कंसिडरेशन मिलनी चाहिए, राइट। तो पिछला तो इम्पैक्ट होता था प्लानिंग कमीशन का इसके ऊपर, बट क्योंकि दोनों जो है वो एक ही मैटर के ऊपर वो लेजिस्लेट करते थे। प्लानिंग कमीशन का रोल होता था वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फंड्स बिटवीन द, बट अब नीति आयोग आया है, तो नीति आयोग का क्या असर पड़ा है फिनेंस कमीशन के ऊपर ये अभी तक क्लियर तो नहीं है। बट the chances are that these two bodies will work in close coordination in close coordination with each other, so that जो भी anomalies पीछे रही because of the common functions या duplication of functions जो हम कह सकते हैं, तो वो remove हो जाएंगी with the coming up of the new body. So this is all about finance commission. Thank you very much for participating in today's discussion.